अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सबका ठीक है? वेलकम टू CSS में I'm with Umar Khwaja. First of all, thank you so much guys for supporting me and for watching my videos. अच्छा, आपकी स्लाइड पे आपको नजर आ रहा होगा 18 अमेंडमेंट, क्योंकि आज हमने डिटेल टॉपिक पढ़ना है 18 अमेंडमेंट में। लास्ट जो मेरी वीडियोस हैं वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने इसके टोटल 4 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट किस्म की चेंजिंग आई थी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपने भी देखा होगा। तो लास्ट में मैंने 2 करवाई थी, तो अब मेरा दिल है कि मैं कंप्लीट 4 करवा दूं इस वीडियो में, ताकि आपको कंप्लीट एक पैकेज मिल जाए। मे भी शायद मैं कुछ अगर बातें मिस कर दूं, तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो आपको ये तो ये रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा शायद एक्स्ट्रा भी आपको मटेरियल मिलेगा इसमें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम अपनी आउटलाइन बनाते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बैकग्राउंड। वीडियो काफी लंबी होने वाली है, शायद मे भी आपको नजर भी आ रहा होगा टाइम लिमिट, तो आप अपने साथ पेपर पेन लाजमी रखें। सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या था इससे इससे पहले हम 18 अमेंडमेंट से पहले पहले फिर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस क्या क्या आए, क्या क्या आई हैं चेंजेस इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं थोड़े वर्ड्स पूरे नहीं लिखूंगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया तो आपको समझ आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक मेरे पे नेकी कीजिएगा, ये एक दो लोग हैं वो ये मैसेज करते हैं कि आप वर्ड बहुत छोटा लिखते हैं, हमें समझ नहीं आता। तो इस टाइम क्या होता है, क्योंकि वीडियो एक तो लंबी होने वाली है, मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। तो ये चीज़ें आप आप अपने माइंड में रखिएगा। चेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि सबसे पहले पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या है जी, हम दूसरे देखेंगे जी प्रोविंशियल अटॉनमी, सॉरी प्रोविंशियल इशूज एंड फेडरेशन के अंदर प्रोविंशियल अटॉनमी जो अभी अगर आपने पीएमएस का एग्जाम दिया है 2019 का, तो ये 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। सिंपल क्वेश्चन था कि 18 अमेंडमेंट में प्रोविंशियल अटॉनमी में बात करें। तो इसमें अभी हम डिटेल में देखेंगे आगे कि प्रोविंशियल में क्या क्या चीज़ आती है, लेजिस्लेटिव अटॉनमी, फाइनेंशियल अटॉनमी वगैरह वगैरह सारा कुछ। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा जुडिशियल जुडिशियल इशूज, जुडिशियल एंड लीगल इशूज पे हम बात देखेंगे जी कि ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा चले। और फिर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 ए, एक आर्टिकल 25 बी है, उस पर आज हम बात करेंगे। फिर हम इस पे देखेंगे अपना एक अच्छा सा क्रिटिकल एनालिसिस। अब क्रिटिकल एनालिसिस में क्या चीज़ है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, आई होप सब देख रहे होंगे न्यूज़, तो अभी बड़ी इस पे क्रिटिक होती है, क्रिटिक हो रही है कि 18 अमेंडमेंट बड़ी खराब थी। और ऑल दो आपने इतने पढ़े भी होंगे कॉलम जिसमें 18 अमेंडमेंट बड़ी बात हुई है, तो हम इस पे डिटेल बात करेंगे कि इसमें अच्छा क्या है, गुड, इस पे बैड क्या है, और बैड के लिए हमें क्या अपनी सजेशंस चाहिए। हम सजेशंस भी देंगे कि क्या क्या सजेशंस होनी चाहिए। ठीक है, कि अच्छी चीज क्या है, सारी बात है, हर चीज परफेक्ट तो नहीं होगी, कोई ना कोई इसमें लाजमी फ्लॉ होगा। तो इसमें बैड क्या है हम बैड देखेंगे। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, लोकल गवर्नमेंट में सिंध के अंदर, ठीक है, कि लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस के अंदर है और सिंध में कितने इस पे क्रिटिक हो रही है लोकल गवर्नमेंट की, वो ब्लेम गेम चल रही है। तो हम इसमें भी डिटेल बात करेंगे और देन हम सजेशन देखेंगे क्या कैसे हम 18 मेंबर को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी दो आपको दो अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। थोड़ी सी एक दो अनाउंसमेंट मेरे से सुन लें। अनाउंसमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली अनाउंसमेंट मैंने आपको देनी है वो ये है कि बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम ये पेपर पे कैसे लिखेंगे, सर ये कैसे करेंगे। एक तो अगर आपने मेरे नोट्स बाय किए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने नोट्स बिल्कुल पेपर, मेजोरिटी मेरे जो क्वेश्चन है वो पेपर पैटर्न पे है। ठीक है, क्योंकि नोट्स में मैंने एक डिटेल टॉपिक लिया बिल्कुल हेडिंग्स के साथ। पेपर में अब उसमें दो तीन चीजें पूछ रहे थे, चार चीजें पूछ रहे थे, तो आपको वैसे ही देना है। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि जो होता है ना करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी इस पे आएगी कि इसके पेपर आपने कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आपने हेडिंग्स देनी है, कैसे अपना एनालिसिस में बिल्ड करना है। क्योंकि अगर आप इन पेपर्स में अपना एनालिसिस नहीं ना देंगे, आप खुद क्या सोचते हैं, ये नहीं कि दूसरों की चीजें उठा के डालो, आप खुद क्या सोचते हैं, तब तक आपके इसमें मार्क्स कभी नहीं आने वाले। ये आप सोच लें। शायद किसी का तुक्का लग गया होगा, 120 टोटल आ गए होंगे, 130 आ गए होंगे जीएसएस में मिला के,
तुक्का लग गया होगा, जैसे मेरा लग गया था 2019 में, सिर्फ इसके अंदर के मेरे ओवरऑल 130 मार्क्स है, और मुझे नहीं पता था कि करंट अफेयर पाक अफेयर में अपना एनालिसिस कैसे बिल्ड करते हैं। कभी कभी तुक्का लग जाता है, लेकिन वो कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, मैं उस पर वो प्राउड नहीं हूँ कि मैंने बड़ा काम किया था। ठीक है, कम से कम इस तीनों पेपर्स में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर इतने नहीं भी हैं तो आपको फिर कम से कम समझ आना चाहिए कि 180 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। ओके, तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो ये कहूंगा कि आप इन पेपर्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे आपने सॉल्व करना है। एक तो ये अनाउंसमेंट है। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि मैं एक क्रैश को स्टार्ट करने लगा हूँ। 2 वीक्स का सिर्फ होगा, 2 वीक्स, जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट पोल 1 पोल 2 और जीएसए जनरल साइंस एबिलिटी, जिसमें आपको जनरल साइंस का तमाम पोर्शन और एबिलिटी के लिए खास तौर पर मैंने उसमें सारा उसमें स्केड्यूल बनाया है, सारा उसमें सिलेबस बनाया है। ठीक है, सारे नोट उसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की आप लोगों के लिए। तो ये टोटल 3 सब्जेक्ट्स बनते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने 2 वीक्स के अंदर अंदर, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। और इसकी मैं फीस भी आपको, चले मैं जब आप अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ये 2 वीक्स में है, 2 वीक्स का है, 14 डेज, 14 to 15 डेज का ये होगा हमारा बैच, जिसमें मैं आपको ये तीनों सब्जेक्ट आपको ओवरऑल बिल्कुल पेपर टेक्निक, इवन के आपकी इवैल्यूएशन तक, पेपर्स तक आपकी इवैल्यूएशन तक भी मैं आपके साथ होऊंगा, अगर आप मेरा ये कोर्स मेरे से पढ़ते हैं, यानी एक किस्म का बाई करते हैं। चलें, बातें तो ज़्यादा हो गई हैं, अब हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी बैकग्राउंड। गॉट इट। बैकग्राउंड में सबसे पहले बात करते हैं कि जी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हमने मैंने आपको बताया था कि 280 आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, वो हमने एक डिटेल वीडियो में देख लिया, वो यहाँ पे मेंशन कर दें एक ब्रैकेट में तो बहुत अच्छी बात है। थोड़े से मार्क्स गेन करने के लिए, एग्जामिनर को दिखाने के लिए भाई इसको एक ही चीज़ पता है, ना भी लिखे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो मतलब कि जो लिखा गया था उस टाइम, वो मतलब फुल मतलब के पूरे लेटर एंड स्पिरिट में नहीं था, उसमें बड़े फ्लॉज थे। कैसे फ्लॉज थे जी? मार्शल लॉ लग गया था 1980s के अंदर, मार्शल सॉरी मार्शल लॉ लग गया था, जिसमें हमारा सेमी प्रेसिडेंशियल, या जिसे हम कहते हैं कॉसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ चुका था हमारे पास। ठीक है, तो एक बड़ा फ्लॉ था जिसको हम कह सकते हैं कि 1973 का फुल जो कॉन्स्टिट्यूशन था फुल लेटर एंड स्पिरिट में नहीं था, क्योंकि मार्शल लॉ जो इनको क्या कहते हैं जी, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स। ये क्या कर रही थी, ये अथॉरिटी एग्जेक्टिव पावर एंजॉय कर रही थी, हमें सबको, हम सब पे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम रूल कर रही थी। अब इसमें क्या था जी, 8 अमेंडमेंट आई। इस पे भी हम एक डिटेल, मेरा दिल है वीडियो बना लूँ, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रखी हुई है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रखे, वो क्रैश कोर्स में मेरे पास नहीं है, मैंने इसमें उसको ऐड नहीं किया, बट अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन रखी हुई है तो उसमें मैं आपको, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। 8 अमेंडमेंट आई थी, किसने दी थी? जियाउल हक साहब ने, जिसमें उन्होंने क्या नाम है 58(2) भी ऐड कर दिया था। ये जी अब 58(2) भी क्या है जी, जो प्रेसिडेंट है वो यूनिलैटरली, यूनिलैटरली मतलब क्या होता है, खुद ब खुद। ठीक है, जैसे यूनिकैमरल होता है एक हाउस, तो यूनिलैटरली वो खुद ब खुद क्या कर सकता था, जितनी भी असेंबलीज है हमारी, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, को क्या कर सकता था, डिसॉल्व कर सकता था। ठीक है, वो 8 अमेंडमेंट में आ चुका था। फिर उसके बाद 13 अमेंडमेंट में चले, बेशक खत्म हो गया वो, आप यहाँ पे मेंशन ना करें। फिर 17 अमेंडमेंट में दोबारा 58(2) भी आ गया। साथ शर्त ये रखी थी कि जी इसको क्या करेगी, जुडिशरी अप्रूव करेगी, अगर अप्रूव करती है तो ये आ जाएगा 58(2) मतलब अपने आप को चेक करने के लिए। और जुडिशरी किसके पास थी? इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी। ये आप सबको पता है कि 2007 के अंदर जब भी हाई ट्रिलियन केस चल रहा है, और वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे भी कि वो कैसे उन्होंने 18 में कैसे ऐड किया था। अच्छा जी, प्रोविंसेस के पास, अब मैं थोड़ा सा आपको एक लाइक ना कीवर्ड्स में मैं आपको बताता जाता हूँ, आप अपना कहीं से ना समझ आए, आप वीडियो को स्टॉप करें, स्टॉप करें, पॉज करें, और उस पर फौरन लिख लें और दोबारा रिवाइंड करके देख लें, ताकि आपको बहुत अच्छी समझ आए। ठीक है, प्रोविंसेस के पास अपने फुल राइट्स नहीं थे, उनको राइट्स दिए ही नहीं जा रहे थे, प्रोविंसेस डिप्रीव थे उनको, मतलब कि मांगते थे, एक ही हम कह सकते मांगते थे जी। वो फुल डिपेंडेंट थे सेंटर पे कि सेंटर हमें काम देगा तो हम करेंगे, नहीं करेगा तो हम कैसे कर सकते हैं।
आगे चलते हैं जी। एक तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ। आप लिख लीजिएगा, लैक ऑफ, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रूल ऑफ लॉ नहीं था। जुडिशरी पे लोगों का मिसट्रस्ट था, ट्रस्ट नहीं करते थे जुडिशरी पे। ठीक है, जुडिशरी पे किसी का कोई ट्रस्ट नहीं था। और क्या था जी, हाँ मतलब कि जी फुल, मतलब कि जी पावर किसके पास थी, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से थी। वही लेजिस्लेशन करते थे, वही मिलकर सारे काम करते थे। किसी को मतलब कि जैसे अभी हम एमएनए तो पूछते ही था भैया आप हो कौन। ठीक है जी, तो ये था जी, पावर किसके पास थी, नॉन डेमोक्रेटिक। फिर आई 18 अमेंडमेंट। अब ये डेट्स का आप देख लीजिएगा, कहीं पे 10 है, कहीं पे 12 है और कहीं पे 8 है। जो मोस्ट रेलिवेंट है वो ये है, बॉटम पॉइंट, कि 10 अप्रैल 2010 को ये आई। और टोटल अगर आपको मैंने आपको सीट्स का बताया हुआ है कि टोटल 342 सीट्स होती है नेशनल असेंबली में। 272 के ऊपर इलेक्शन होते हैं, फिर उसके बाद वुमेन, माइनॉरिटीज और टेक्नोक्रेट्स आके इसको 342 बनाते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको करवाया हुआ सारा लास्ट में। अगर आप नहीं देखा तो मेरी पास वीडियो देखें, जिसमें मैंने तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन करवाया है। मैं यहाँ पे आई पे लिंक भी दे दूंगा, वो आप अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, ताकि आपको यहाँ पे एम्बिग्यूटी ना हो कि यार ये कहाँ से आ गया, या ये कहाँ से गया, फिर आप और नेट खोले स्टॉप करके। तो अगर मेरी वीडियो देख लें तो आपको अच्छा खासा उसमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। 342 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 292 ने इस पे क्या किया था, हामी भरी थी, इसको बिल को क्या किया था, पास किया था। व्हाट माय पॉइंट, कि 342 में से 292 ने इसको क्या किया था, इसको क्या बिल को क्या कर दिया था, इसमें हामी भरी थी, इसको बड़ी मेजोरिटी से पास किया था, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भी बड़ी मेजोरिटी से। अच्छा जी, 10 अप्रैल को भी कहते हैं कि ये पावर हुई थी, इस पे 8 अप्रैल भी है, इस पे 12 अप्रैल भी है। तो आप ये एक तो खुद भी टैली कीजिएगा। मैं यहाँ पे 10 अप्रैल मैंने आपको पहले कहा, ये चलिए आप 8 अप्रैल कर लें, कि मुझे इस पर अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जहां से भी आप देखें, क्योंकि कई जगह पे मैंने दोनों देखे हैं, तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। ठीक है जी, 8 अप्रैल को ये आई थी 2010 को। और अब मैंने आपको पहले ही बताया कि 280 आर्टिकल्स हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। उन 280 आर्टिकल्स में जो 102 आर्टिकल्स हैं ना, वो टोटली 18 अमेंडमेंट पे आते हैं। सर कहाँ चला गया, टोटली 18 अमेंडमेंट पे, जो 102 आर्टिकल्स हैं 280 पे। अभी हम बाकायदा आर्टिकल्स के नाम के साथ देखेंगे कि ये कौन सा आर्टिकल है, ये कौन सा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में क्या हुआ, ये जो चेंजिंग हुई ये किस आर्टिकल में था, किस आर्टिकल में किया। मैं आपको डिटेल कराऊंगा, याद रहता है कोई इशू नहीं है अगर याद नहीं रहता, लेकिन इस पे आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। ये था हमारा एक अच्छा सा बैकग्राउंड। अब हम आते हैं जी, चेंजेस क्या क्या हुए, चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप मेरी माने तो यहाँ पे वीडियो पॉज करें और एक दफा दोबारा देख लें बैकग्राउंड क्या क्या था, क्या क्या हुआ, ताकि आपको आगे पढ़ने में कहीं भी ये ना हो कि यार ये कब कहाँ से आ गया। अक्सर ऐसा होता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना बच्चों को ऑनलाइन सेशंस के अंदर, तो वो अक्सर बात जब आगे काफी आगे जाती है, जैसे लेट्स सपोज मैंने टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन करवाया था, तो जब हम फ्रांस में गए तो वो काफी मैचिंग मैचिंग है तुर्की और फ्रांस की, ऑलमोस्ट 70 to 60 to 70% मैचिंग है। तो जब मैं फ्रांस पढ़ा तो कहता सर ये कैसे आ गया, ये तो हमने पहले ही पढ़ा सर, ये कंफ्यूज हो जाएगी। तो जब तक आप पहले अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको आगे कैसे समझ आएगी। तो आप वीडियो पॉज करें और पीछे से एक दफा टैली करें। हम आगे चलते हैं आगे। अच्छा, 4 एरियाज के अंदर ये पूरी घूमती है हमारी 18 मिनट में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें 52 भी एमरजेंसी के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम काफी बात करेंगे। दूसरा क्या था जी, फेडरेशन, या इसको कर लें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसमें हमारी लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी होगी, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी। अब पेपर में 20 मार्क्स का आया था कि 10 नंबर इसके थे, 10 नंबर इसके थे। साथ हम केपीके की बात करेंगे, केपीके जो एनडब्ल्यूएफपी का नाम चेंज हुआ था, बलूचिस्तान के बाद बलूचिस्तान कर दिया गया था।
ठीक है जी, ये हम देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे जी जुडिशियल इश्यूज का, जिसमें हम मुशर्रफ का हाइड्रोजन केस और सुप्रीम जुडिशियल कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी। ये पार्लियामेंट्री कमेटी पूरा है यहाँ पे, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। और हम जो सेकंड किया जी फंडामेंटल राइट्स, सॉरी ये फोर्थ पॉइंट हमारा फंडामेंटल राइट्स का। ये फोर चेंजेस थी। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चेंज पे। हम आते हैं जी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, सॉरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, दी नहीं आएगा इसका, तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है जी, अब पावर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या क्या चेंज हुआ था। सबसे पहले प्रेसिडेंट को क्या बना दिया गया था जी, एक सेरिमोनियल हेड। अब आप सेरिमोनियल हेड कह लें, आप नॉमिनल हेड कह लें, आप टिटुलर हेड कह लें, वो कोई भी नाम ले लें। सेरिमोनियल हेड क्या होता है जी, सिर्फ नाम का। इन अदर वर्ड्स सिर्फ नाम का जी। जैसे अभी ममनून हुसैन साहब थे, बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। 23 मार्च, 6 या 7 सितंबर को, 14 अगस्त को, या 9 नवंबर को, बस। उसके अलावा पूरा साल आप उनको नहीं देखेंगे, या ईदैन पे, सॉरी दोनों ईदैन पे। उसके अलावा वो घर में रहेंगे। ये था, इसको कहते हैं सेरेमनी। जैसे अब आरिफ अलवी है, चलिए वो थोड़ा सा वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा इन रहते हैं चीजों में, क्योंकि वो पहले एमएनए भी रहे हैं। हम एमएनए नहीं थे, तो ये एमएनए भी रहे हैं। तो वो एकदम से अपने हल्के में जाना और ये वो सारा थोड़ा सा उनका है गैदरिंग, लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि वो क्या है कि एक सेरेमोनियल हेड अब बन के रह चुके हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं जी, ऐसा क्यों हुआ था। तो बात आती है भाई, सेरेमोनियल हेड क्यों बना दिया, हालांकि वो जरदारी साहब तो बड़े पावरफुल थे उस टाइम। क्या था जी, उन्होंने 58(2)(b) को क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। 58(2)(b) को उन्होंने क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया। अब 58(2)(b) क्या था जी, ये जब प्रेसिडेंट क्या है जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, यूनिलैटरली इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था, जैसे पहले होता रहा। प्रेसिडेंट रफीक ताड़र और ये जितने भी आप नाम देखे हुए हैं, फारूक लगारी में भी, शायद मैं अगर सही रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बेनज़ीर की, अभी नज़ीर साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी वो गिरा दी गई थी। क्या था जी, वो 58(2)(b) को यूज किया जाता। और पॉइंट, अब अगर आपने इसकी एग्जैक्ट अमाउंट देख, अगर स्टेटमेंट देखनी है तो वो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाके इजीली देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या था जी, इसको प्रेसिडेंट को, दूसरा जो है, ये एक ही बात चल रही थी, पहले ये दूसरी बात कर लें और ये इसके साथ ऐड कर लें। अब ये तीसरी बात पे चलते हैं जी। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, प्रेसिडेंट को बैन कर दिया गया। प्रेसिडेंट क्या था जी, प्रेसिडेंट वाज बैंड। क्यों बैन हो गए थे जी, किस चीज से बैन होते थे, कि वो इमरजेंसी नाफिज नहीं कर सकते यूनिलैटरली। ये बात याद रखना। ये जी, अब इमरजेंसी कहाँ पे, प्रोविंसेस में वो नहीं डाल सकते। वाज बैन फ्रॉम यूनिलैटरली पावर ऑफ डिक्लेयरिंग इमरजेंसी इन द, मतलब टू द प्रोविंस या इन द प्रोविंस, जो भी आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, वैसे इन द प्रोविंस, इन द प्रोविंस होता है। ये आप अक्सर आप अगर देखेंगे ना, तो मैं चीज़ों को कहता हूँ कि जैसे, हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें वो चीज़ें हैं, प्रेपोजिशन ये वो है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो मुझे मैसेज करते हैं ना लोग, तो वो बड़ी अजीब अजीब ग्रामर होती है। तो जब मैं आपको कहता हूँ ना कि आप अपनी ग्रामर पे काम करें, क्योंकि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मैं ओपनली मुंह पे हर चीज़ बात कर देता हूँ, तो मैं ओपनली कहता था कि यार अपनी ग्रामर ठीक करो, तो अगले गुस्सा कर देते हैं, सर आप, हमें तो बिल्कुल सही है, हमने अपने टीचर से पढ़ा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं ना, आप करें, मेरा काम आपको बताना है, ठीक है, और वो मैं आपको बता, अक्सर ऐसे होता है। तो वो बड़ा अजीब सा लगता है कि तो मैं इसको बता रहा हूँ और ऊपर से वो आगे से आकर दिखा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आप माइंड में करें, तो वो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब इमरजेंसी प्रोविंसेस के अंदर वो यूनिलैटरली, हम आगे अगले पॉइंट पे चले जाते हैं, पेज पे चले जाते हैं, कि वो यूनिलैटरली
डिक्लेयर नहीं कर सकता, कि वो अकेले बैठ के इमरजेंसी नाफिज नहीं कर सकता। प्रोविंसेस में इमरजेंसी लगे, कर्फ्यू लगा दो, इमरजेंसी लगा दो। जैसे अभी हुआ है कोविड 19 के ऊपर, कोविड 19 के मौके पर क्या था जी, कोविड 19 के मौके पर हर प्रोविंस ने अपने अलग अलग मौके पर, ये किसी की इमरजेंसी होती है, अपनी मर्जी की, उन्होंने अपनी मर्जी का लॉकडाउन इमरजेंसी की, हेल्थ इमरजेंसी लगाई, क्योंकि वो प्रोविंसेस, ये इस 18 अमेंडमेंट की वजह से। अगर 18 अमेंडमेंट आती तो फिर ये पूरा इमरान खान के हाथ में कंट्रोल होता है, इमरान खान साहब के हाथ में, कि वो कैसे इमरजेंसी लगाएंगे, कैसे वो करेंगे, कैसे वो अंदर ऐड करेंगे सबको, कैसे वो इस चीज को सारा को लेके जाएंगे, स्मार्ट लॉकडाउन या हार्ड लॉकडाउन जो भी। तो किस वजह से था ये, इस वजह से था कि अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, मतलब यूनिलेटरली डिक्लेयर इमरजेंसी नहीं कर सकते। अब वो अगर उसको इमरजेंसी लगानी है, अगर अब ये आर्टिकल 232 गालबन में, चलिए इसमें आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अगर अब उसने इमरजेंसी लगानी है, ठीक है, मतलब कि उसने चाहता कि मैं प्रोविंस में वॉर आ गया, थ्रेट आ गया, तो उसको दोनों हाउसेस से अप्रूव करवानी पड़ेगी। बहुत हाउसेस, हाउसेस कौन कौन से हैं जी, यूनिकैमरल, बाइकैमरल, सेनेट और अपर हाउस, लोअर हाउस, जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट है, बहुत हाउसेस से। और जिस प्रोविंस में लगा रहा है, उस प्रोविंस की असेंबली से, प्रोविंशियल असेंबली से उसको क्या लेना, उसको क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और वो देगा कौन, कभी हाउसेज में मेजोरिटी नहीं बनेगी या सेनेट में मेजोरिटी नहीं बनेगी। अगर बन गई तो अब अगर हम इमरान खान साहब के भाई मैंने सिंध में इमरजेंसी लगाने, थ्रेट आ गया, कोई लगाने देगा, कभी भी नहीं लगाने देंगे। तो ये चीज है कि वो अब इसको ये काम करना पड़ेगा अगर उसने इमरजेंसी लगानी। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी आर्टिकल 213। 213 क्या है जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, चीफ इलेक्शनर, इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसपे हर दफा पंगा होता है। अगर अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो आप सबको ये पता होगा। आर्टिकल 213 है इसमें, कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो प्रेसिडेंट यूनिलैटरली अपॉइंट नहीं कर सकता। पहले क्या करता था, प्रेसिडेंट की मर्जी होती थी, अपनी मर्जी से कहता था भाई तू चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तुझे मैंने लगवाया है, अगर मैं तुझे लगवाऊंगा तो तू मुझे क्या फेवर करेगा, वो कहेगा मैं आपको जी सारे इलेक्शन जितवा देता हूँ, आप मुझे जॉब पे रख लें। वो कहेगा चल ठीक है, 5 साल 10 साल जितना भी मैं रहा, तू इलेक्शन कमीशन रहेगा बस, अगर मैं जीत गया तो, अगर मुझे जिता दे तो वो उसको जिताएगा और वो इलेक्शन कमीशन। तो ये फुल क्या करता था, रिगिंग, रिग ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन रिगिंग चलती थी, रिगिंग ऑफ इलेक्शन या इलेक्शन रिगिंग चलती थी इस चीज में। तो उन्होंने क्या किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब प्रेसिडेंट यूनिलैटरली डिसाइड नहीं करेगा, मतलब एक किस्म का करेगा ही नहीं, अब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सारी चीज आ गई तो वो डिसाइड करेगा। ठीक है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड कैसे होता है, मैं सीईसी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि सीईसी क्या है जी, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर। वो क्या होता है जी, हर 5 साल के बाद पीएम, प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ द हाउस है, और ऑपोजिशन लीडर, ठीक है, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलकर बैठेंगे जी, मिले चले मिलेंगे, रोटी छोटी खाएंगे, फिर क्या करेंगे, आपस में कंसेंसस करेंगे कि भाई कौन से बंदे लगाना है, कौन से नहीं लगाने। ठीक, ये दोनों मिलके 3 नामों पे करेंगे। ये जो पहली बात सुनना, ये पहला सिनेरियो है, ये 3 नाम डिसाइड करेंगे। ठीक, वो 3 नाम किस पे जाएंगे जी, पार्लियामेंट्री कमेटी को। वो 3 नाम किधर गए जी, पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन बंदा बैठे हुए हैं जी, टोटल 8 मेंबर हैं, आधे ऑपोजिशन के हैं, आधे गवर्नमेंट के। वो इन पे सोच विचार करके इसमें से एक नाम निकालेंगे, और वो हमारा क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। ये एक सिनेरियो। और अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई अभी ये दोनों बैठे ही ना, वो उसको नहीं देख सकता, वो उसको नहीं देख सकता, ब्लेम गेम चल रही है, तो ये कैसे होगा, तो ये तो काम ही नहीं होगा। फिर उन्होंने, वो अगले भी सियाने थे, उन्होंने फिर सेकंड मेथड लिया। उनको पता था कि इन दोनों लड़ते रहना भावें, मतलब कि अगर दोनों को साल बिठा देंगे, एक दूसरे को कत्ल करके ना आ जाए, जो आज की स्टोरी से सिनेरियो चल रहा है। तो क्या है जी, अब अगर इसमें से इनको दोनों में कंसेंसस नहीं बन रहा, तो कहेंगे भाई दोनों अपने तीन तीनों नाम दे दो, आप भी अपने 3 नाम दे दो, ये वाले आप भी अपने 3 नाम दे दो। ठीक है, दोनों 3 नाम दे दिए, टोटल कितने हो गए जी, 6 नाम। क्लियर, कि जी दोनों ने अपने 3 3 नाम दे दिए। अब ये 6 नाम किसके पास जाएंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी को।
और ये आपस में कंसल्ट करके एक नाम निकालेंगे। ठीक है जी, सारा काम खेल इनके हाथ में। और इसमें टोटल 8 मेंबर हैं, 4 अपोजिशन के हैं, 4 गवर्नमेंट के। वो अभी हम आगे डिटेल में देखते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी का मैं आपको पूरा एक चार्ट बनवाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ से समझ लें, दोनों अपने 3-3 नाम देंगे। अगर कंसेंसस नहीं होता कि भाई आप लड़ो ना, एक दूसरे को कत्ल ना करना, मुल्क का नुकसान हो जाएगा, आप ऐसा करो आप ही 3 नाम दे दो, ना तेरी ना बीच का एक रास्ता निकालते हैं, ना तेरी ना मेरी। दोनों ने अपने 3-3 नाम दे दिए, टोटल 6 नाम हो गए। ये 6 के 6 नाम गए पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। पार्लियामेंट्री कमेटी ने अब उसमें से आपस में कंसेंसस करके एक नाम का। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि जी अब इन दोनों में अगर कंसेंसस ना बने क्योंकि आधे वोट्स हैं, तो फिर ये जाता है जी यहाँ पे जगह नहीं है, फिर ये जाता है जी क्या कहते हैं अदालत को, क्या कहते हैं यार, कोर्ट। फिर वो एक फर्दर प्रोसेस, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है किसी भी नाम आया था, तो ये फर्दर प्रोसेस है। ठीक, एक नाम आ गया। एक ये बात आपको समझ आ गई कि चीफ इलेक्शन कमीशनर का क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, उसको कैसे हम अपॉइंट करते हैं। क्लियर, आपको क्लियर हो गया वोट में पॉइंट। आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पावर थी वो है जी अब बिल की। अभी हम पावर प्रेजेंट देख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कहा था काफी लंबा टॉपिक होने वाला है आपका। अब आगे आते हैं हम बिल पे। अब जी क्या हुआ है, असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने या सेनेट से गुजार के एक क्या किया जी, बिल पास किया। पहले आप थोड़ा सिनेरियो सुने ताकि इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने वर्ड्स में लिखें। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश लिखवाता रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। वो कब तक रटेंगे, कितना रटेंगे। पोर्शन छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, काफी मतलब कि आसान, थोड़ा सा लेंथी है और इजी सब्जेक्ट है, लेकिन आप रटा नहीं मारे इसको। आप, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना कैसे है। मैं आपको भला जाता हूँ, मैं तो यहाँ पे मेरा क्या है, मैं यहाँ पे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है जो मुझे नहीं अच्छा लगता कि जी पूरी की पूरी स्लाइड सामने आ जाती है, ये उस पर लाइन लगाती है, ये ऐसे था, ये ऐसे था, इसमें यह हुआ, इसमें ये हुआ। बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते रहते हैं, वो अगली बात सुनते ही नहीं है। फिर अच्छा जी कुछ और शहजादे होते हैं जी, वो पूरा लिख 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 के मतलब आधा घंटे की वीडियो पूरी देख के फिर दोबारा देखना शुरू कर देंगे। फिर समझेंगे, फिर समझ नहीं आएगी, फिर दोबारा वो अपना टाइम जाया करेंगे। तो अब यही ना कि आप एक ही वर्ड में, एक ही वे में, एक ही वीडियो में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, और आप अपने, क्योंकि पेपर में जाके आपने लिखना अपने वर्ड्स नहीं होता है। कोई कोई होते हैं शहजादे कि जिनको पूरा पूरा वो फिर एक दो क्वेश्चन पे तुक्का लगता है, बाकी दो क्वेश्चन पे वो लिखते फिर अपनी वर्डिंग में ही है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अपनी वर्डिंग में लिखें। ओके। अब असम बिल में क्या होता है जी, असेंबली ने एक बिल पास किया। बिल किसके पास गया जी, प्रेसिडेंट के पास। अब यहाँ पे अगर यूएस का प्रेसिडेंट हो, वो क्या कर देगा, वीटो कर देगा। अगर यूएस का प्रेसिडेंट, आप यहाँ पे कंपैरिजन दे भी सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर रेगुलर वीडियो या पॉकेट वीडियो वीडियो होती है, मैंने आपको डिटेल पढ़ाई है उसमें, आप मेरी यूएस की वीडियो में भी आप देख सकते हैं। यूएस का जो लेक्चर है, खैर मैं दोबारा भी अभी फौरन तो नहीं बट आगे जाके पढ़ाऊंगा, दोबारा मैं अपना कोर्स शुरू करने लगा हूँ पॉलिटिकल साइंस का। ये अगर इसके पास होगा ये तो पॉकेट वीडियो दे देगा। अब क्या है जी, असेंबली ने बिल पास किया, प्रेसिडेंट के पास किया जी। अब फाइनल साइन जो प्रेसिडेंट पे होते हैं ना, इसने वापस भेज दिया जी। अब वापस कैसे भेजेगा, क्योंकि जी कुछ अमेंडमेंट्स करिए या कोई रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी अल्लाह तआला दोबारा एक बार पढ़ लो, एक बार दोबारा देख लो, और ये अमेंडमेंट्स हैं, मतलब अपनी कुछ चीजें अमेंड करके, या विदाउट अमेंडमेंट, और विदाउट अमेंडमेंट वो वापस भेज देता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि काम ऐसे ऐसे हो। दोबारा असेंबली में भेज दिया। अब असेंबली से किस पे आता है, सिंपल मेजोरिटी से। अच्छा जी, अब सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में फर्क समझ लें। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, 50+1। 50 कौन से कि जी लेट्स सपोज मैं आज असेंबली गया हूँ, असेंबली में टोटल थी 42 बंदे होते हैं जी। मैं गया हूँ जी, आधे लोगों को अल्लाह ना करे आधे लोगों की तबीयत खराब होगी, आधे लोग बारिश की वजह से नहीं आए, कुछ लोग जी घर बीमार हैं, कुछ लोगों को घर की शादी, माँ कह रहा हूँ, बेटी दोस्त की शादी है जी। तो बड़े ही लेट्स सपोज 150 बंदा है, 150 बंदे आए हैं जी। मैंने बिल पास करवा, ठीक है, मेरी पार्टी ने बिल पास करा, मेरी कमेटी ने। तो इस 150 का जो आधा होगा ना, उसको हम कहेंगे 50%। जी अभी इसका 50 का क्या होगा, 75 होगा। तो सीटिंग मेजोरिटी जो होगी उसको हम कहेंगे, जो सीटेड सीटिंग, इस वक्त मैं गया हूँ असेंबली के अंदर इतने बंदे बैठे हैं, वो सारे मतलब वो कहते हैं ये सीटिंग बंदे हैं, सीटिंग मेंबर्स हैं। वो सीटिंग मेंबर्स में जो टोटल मतलब उनकी जो मेजोरिटी होगी, मतलब 150 है तो उसमें जो 75 बंदे होंगे, टोटल 76, सॉरी 76 बंदे, ये मेजोरिटी बनी है। उससे क्या होगा, इसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी।
ठीक है। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है जी, टोटल 342 का हाफ। टोटल 342 का हाफ अगर देखें जी 171 आई थिंक बनते हैं। हाँ, तो एक प्लस बनते हैं तो 172, तो इतने बंदे चाहिए, ये अपने एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भेजा प्रेसिडेंट को, उसने वापस भेज दिया। अब क्या होगा जी, अब तो भाई पंगा हो गया, जो उसने बिली वापस भेजी, हमने इतनी मेहनत की थी, तो अब क्या होगा, जॉइंट सेटिंग होगी। जॉइंट सेटिंग क्या होगी जी, सेनेट और नेशनल असेंबली अब मिल गए बैठेंगे। कोई होता है क्लास में, लेट्स में लोगों का सेक्शन सेक्शन चेंज हो जाता है, एक क्लास के बाद दो क्लास के बाद, फिर वो कभी ब्रेक में मिलते हैं या कभी इकट्ठी क्लास हो जाए तो बड़े खुश होते हैं, चलो यार अब दोस्तों, तो ये वो सीन है जी। ठीक है जी, अब दोनों इकट्ठे हो गए हैं जी, दोनों उस पर क्या करेंगे, डिबेट करेंगे। दोनों ने क्या शुरू कर दी, डिबेट शुरू कर दी। अब बाई चांस, अल्लाह करे, बिल यहां से वो कर देते हैं पास। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, बिल पास हो गया, दोबारा पास कर दिया। अब जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा ना, अब बड़े मजे का काम होगा, ये हम आगे जाके देखते हैं। लेट्स सपोज यहां से हम दोबारा अगेन प्रेसिडेंट के पास आ गए। ठीक है जी, अगेन प्रेसिडेंट के पास आ गया, तो अब प्रेसिडेंट के पास क्या है जी, 10 दिन है। तो भाई अब आपके पास 10 दिन है, आपने साइन करने ही करने। लेट्स सपोज मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा बिल आया जी, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने वापस भेज दिया बिल, नहीं भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे मजा नहीं आया, कोई अच्छी कहानी लिख के भेजो, या कोई इस तरह की कहानी ना एंड पे मेरा, मतलब वो क्या कहते हैं, एंड पे दानिश को मैंने मारना नहीं था, दानिश को आपने मार दिया, मैंने दानिश को नहीं मारना, वापस ले जाओ। वापस चला गया बिल। अब उन्होंने सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों ने मिल पे बात की, कहने भी हमने दानिश को मारना ही मारना। थोड़ा सा थोड़ा सा ये एडअप होना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब कि मजा आता है सुनने के अंदर भी, पढ़ने के अंदर भी। मुझे तो खैर बड़ा आता है, मैं भी शायद आगे तो अपनी माइंड थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या है जी कि दोबारा बिल जॉइंट सीटिंग में बिल पास होकर आ गया। अब मेरे पास इख्तियार खत्म है, अब मेरे पास 10 दिन है, मैंने इस पर साइन करने। ठीक है, और मैंने करने हैं, मैं वापस नहीं भेज सकता। अब आप लोगों के इसको कहते हैं जी आर्टिकल 75। ये आर्टिकल 75 है। अब आपके माइंड में अगर अगर वो 10 दिन में करे ही ना, बीमार हो जाए, ठीक है जी, मुंह से बाहर चला जाए, बेटे बेटे की, चाचा चाचा, भतीजे भतीजे की शादी आ जाए, वो शादी भी इनकी 12 15 दिन चलती है, तो हम क्या करेंगे, अगर 10 दिन के अंदर ये साइन नहीं करता, ठीक है, तो उस बिल को क्या कर लेगी, ऑटो क्या हो जाएगा, ऑटो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, आपने साइन किया, नहीं किया, बस सेक्रेटरी आएगा, वो आपकी मोहर लगाएगा, अल्लाह दे हवाले, सीधा जाएगा जुडिशरी के पास। जुडिशरी इस पे इंटरप्रिटेशन करेगी कि वेदर ये किसी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजंस को तो नहीं कर रहा, इंटरप्रिटेशन इस्लामिक का जो उसके पास क्या आ जाएगा, ये लॉ बन जाएगा। ये था 18 अमेंडमेंट में जो आया था कि बिल ऐसे हो जाएगा पास। क्लियर, मैं इस पे ज्यादा वो नहीं देता हूँ। अच्छा जी, ये सारा चीजें शो करती हैं कि अब प्रेजेंट क्या है जी, उसके पास ज्यादा पावर नहीं है। क्लियर, एक इसमें बात और सुन लें, प्रेसिडेंट के पास क्या है जी, अब एक और है कि जी गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है जी, गवर्नर्स को किस, अब ये थोड़ा इससे हटके बात है, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, ये मैं अलग पॉइंट पे लिख रहा हूँ। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बहुत माजरत की जरूरत है, मतलब बहुत माफियों की जरूरत है आप लोगों से। अब क्या है जी, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आप सबको अगर पता ही होगा। अब इसके पास क्या है कि जी जो बलूचिस्तान का जो गवर्नर है ना, ये जो बलूचिस्तान में अगर कोई लोग देख रहे हो तो उनको पता होगा, बलूचिस्तान में जो गवर्नर होगा वो लाजमी बलोच होना चाहिए। बलूचिस्तान बलोच, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मतलब जात कोई भी हो सकती है, इसको वापस करना चाहिए, मतलब वो बलूचिस्तान का रेजिडेंट होना चाहिए, वहीं का बंदा होना चाहिए, उसी को बना सकते हैं। अभी जो है वो आपको पता है जी, कि जी अभी बलूचिस्तान के जो है हमारे गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर है, वो बलूचिस्तान के, और हर दफा ऐसे ही बनता है। बंदा अपनी मर्जी का हो सकता है, अपनी पार्टी का हो सकता है, क्योंकि वहां भी ऑलमोस्ट पीटीआई ये पीएमएल होगी। ठीक है, अगर पीएमएल आगे आती है उससे तो पीएमएल ले गई, और अगर अगर पीटीआई वहाँ मतलब ये ओवरऑल उसकी हुकूमत है, तो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, तो वो बलोचिस्तान में जो बंदे रखेंगे बलोचिस्तान का ही होना चाहिए, आप बाहर का नहीं रख सकते, क्योंकि उसको बलोचिस्तान की चीज़ों का ज़्यादा पता होगा। ये 18 अमेंडमेंट में कहा गया।
ये हमारी एक हेडिंग कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं जी अपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ, जिसकी हम हेडिंग देंगे प्रोविंशियल इश्यूज एंड फेडरेशन। प्रोविंशियल इश्यूज एंड फेडरेशन। आपसे बहुत बड़ा गुजारिश है कि एक दफा वीडियो पॉज करके दोबारा एक दफा गो थ्रू कर लें कि कौन सी चीज कौन सा आर्टिकल कैसे कैसे था। मैं एट दी एंड दोबारा आर्टिकल्स भी लिखवा दूंगा, क्योंकि अभी मैं उस चीज में नहीं जा रहा, फिर आप आर्टिकल्स में लग जाएंगे लिखने के लिए, आर्टिकल देखने लग जाएंगे। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं तो कुछ आर्टिकल बता रहा हूँ जो मेरे माइंड में अभी आता जा रहा है। ठीक है, तो वो आप रिवाइंड कर लें, यहाँ पे पॉज करें और आगे चलें। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी प्रोविंशियल इश्यूज के ऊपर कि जी प्रोविंशियल की ऑटोनॉमी या प्रोविंशियल में क्या क्या सीन हुआ था। अच्छा जी, आपने आई थिंक रिवाइज कर लिया होगा। आगे चलते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं जी प्रोविंशियल इश्यूज एंड फेडरेशन में। ठीक है, अब इसमें हमें लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से जाने से पहले मैं इस पे जो मेन जो है, अगर लेट्स सपोज क्वेश्चन इस पे आता है तो हम सिर्फ वो चीजें लिखेंगे, हम इसमें जो एक्चुअल जो प्रोविंशियल की पूरी जो चीजें ना हम वो डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो बात हुई जो हम पहले भी कर चुके हैं जी, इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक किसको करेंगे, प्रोविंसेस को। अब अगर हम प्रेसिडेंट की लिख रहे हो तो हम लिख सकते हैं कि जो इमरजेंसी प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इमरजेंसी जो है प्रोविंसेस में अब यूनिलैटरली नहीं लग सकती। ठीक, क्योंकि अब मेरा कीवर्ड्स क्या चल रहे हैं, प्रोविंसेस, मैं प्रोविंसेस में बात कर रहा हूँ और मेरा इमरजेंसी है, तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं प्रेसिडेंट की बात शुरू कर दूंगा, मैं यहाँ पे प्रोविंसेस की बात करूंगा। तो अगर अगले को पता चले कि भाई इसको एक पेपर करना भी आता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जी इसको पता है कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है और बिल्कुल एग्जैक्ट चीज लिखी है, उसको ये ना होगी तो यार अभी तो इसने प्रेसिडेंट की बात कर 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 करके दोबारा प्रेसिडेंट शुरू कर दी है। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये है कि जी इमरजेंसी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, कि जी इमरजेंसी अब प्रोविंसेस में नहीं लग सकती यूनिलैटरली, या इसको भी आप रहने दे, नहीं लग सकती बगैर इसके अप्रूवल के। किसके अप्रूवल के जी, इस प्रोविंस जिस प्रोविंस में लगे रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली और एंड और मतलब कि जो बोथ हाउसेस। क्लियर। ये आर्टिकल है आपका, जो पहले मैंने मिस कर दिया था वो है आर्टिकल 232। एक तो ये बात हो। दूसरा क्या है ये जी, मैंने गवर्नर की बात की थी। गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा, तो पीएम अपॉइंट करेगा, सॉरी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे करेगा, पीएम की एडवाइस पे। गॉट माय पॉइंट, कि गवर्नर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसकी एडवाइस पे, पीएम की एडवाइस पे। और यहाँ पे आप बलूचिस्तान का भी जिक्र कर दें कि बलूचिस्तान का जो गवर्नर होगा वो बलूचिस्तान में रहेगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या थी, तीसरी बात सॉरी, NWFP। ये क्या बनता है जी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसको हमने चेंज करके क्या बोला था, KPK या खैबर पख्तूनख्वा। एक बात। दूसरी बात क्या जी, कि बलूचिस्तान के स्पेलिंग चेंज हुए थे, हम क्या चले गए थे जी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से हम बलूचिस्तान पे आ गए थे। अच्छा जी, अब बंदा पूछे कि ये दो करने की क्या जरूरत थी, पहले नाम अच्छा नहीं लग रहा था क्या। ठीक है, जो नाम चेंज करने की जरूरत पड़ी, क्या है जी, एथनो लिंग्विस्टिक या लिंगुअल या लिंग्विस्टिक कर ले, ये एथनो कल्चर, ये जो इश्यूज थे ना इसको सॉल्व कर दिया। अब KPK के अंदर क्या, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे मेजोरिटी क्या है जी, पख्तूनों की है। ठीक है जी, यहाँ पे एक बलूच और एक बलोच, अब यहाँ पे बलोच आ रहा है, वो ना लाभ लोगों ने एक भड्डा बनाया हुआ था कि यहाँ पे बलूच की बात हो रही है, बलोच की बात नहीं हो रही। यहाँ पे हम पूरा फ्रंटियर प्रोविंसेस है, यहाँ पे हम मेजोरिटी, हमारी कोई बात नहीं हो रही, तो बड़े वहाँ पे इश्यूज चल रहे थे, तो उन्होंने इस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने ये नाम चेंज किए थे, जो कि उस वक्त लागू। अच्छा, इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी, आप ये ना करें, नहीं तो हर बंदा उठ जाएगा, कोई मुहाजिर है वो भी उठ जाएगा, सराइकी उठ जाएगा, जैसे प्रोविंस पंजाब में सराइकी प्रोविंस की बात हो रही है, मुहाजिर प्रोविंस की हो रही है, हजारा प्रोविंस की बात हो रही है। ठीक है,
एक पख्तून है, फिर एक पश्तून की बात हो रही है, बड़ी बातें चल रही हैं। वो भी एक हम उस पर न्यू प्रोविंसेस जो हम उस पर भी डिबेट करेंगे अभी आगे जाके उस पर क्रिटिकल एनालिसिस पे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहाँ पे आप इन कंक्लूजन आप ये देख लें, इन कंक्लूजन क्या है कि इससे क्या हुआ, हमारे जो इश्यूज थे वो बड़े सॉल्व हो गए, एक बात। दूसरी बात क्या है जी, सीसीआई क्या हमारा जरूर यूज नहीं है। सीसीआई क्या है जी, काउंसिल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अब ये इससे अलग बात है, उसके साथ आपने ऐड नहीं कर देनी है, मैं यहाँ पे पॉइंट पॉइंट लगा रहा हूँ। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये क्या है, ये क्या करती है जी, कि सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो डिस्प्यूट्स है ना, डिस्प्यूट्स को कौन रिजॉल्व करता है, ये भाईजान करते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या करती है जी, सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान डिस्प्यूट को करती है जी। कितने, और इसमें क्या है जी, अभी हम इसमें डिटेल में बात करते हैं जी। चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर क्या होते हैं जी, पीएम होता है जी, चार सूबों के क्या होते हैं जी, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और 2 to 3, आई थिंक 2 है या 3 है, मैं एग्जाम कर लेता हूँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो मैं इस पर आज दोबारा आते हैं जी। ये 2 से 3 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपने साथ लेके जाता है जी। और ये सारे, अभी आपने अगर फोटो देखी होगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खड़े हैं और चार सूबों के जो है वज़राए आला, चीफ मिनिस्टर वो साथ खड़े, तस्वीर मतलब बड़ी अच्छी पोज में आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी, वो क्या थी, सीसीआई की मीटिंग थी। ये था जी आर्टिकल 154(2), ये वाला। उसमें ये कहा गया था कि ये सीसीआई मीटिंग हर 90 डेज के अंदर, हर 90 डेज के बाद ये होगी, मतलब 3 महीनों में एक दफ़ा ये होनी चाहिए, जो यहाँ पे 3 सालों में एक दफ़ा होती है। ठीक है, आप इस पे क्रिटिक कर सकते हैं कि क्यों नहीं होती है, अगर यही होने लगे तो बड़े डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे। आप आगे जाके बात करेंगे इस पे, ठीक है। आगे जी, अब हम आते हैं जी आगे लेजिस्लेटिव अटॉर्नी। हमारी पहले क्या आ गई, लेजिस्लेटिव अटॉर्नी। पेपर में जैसे 2019 के अंदर, अभी 2019 में, ये 2020 में ही जो हुआ है हमारा अटॉर्नी, 2020 के अंदर ही हमारा होगा पीएमएस, इसके अंदर ये पूरा क्वेश्चन था कि प्रोविजनल अटॉर्नी में बात करें। मैंने पीएमएस दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये क्वेश्चन आता था, मैंने टेबल्स बनाए, मैंने आर्टिकल्स लिखे, बड़ा अच्छा मैंने क्रिटिक किया, फिर मैंने सजेशन दिए इसके ऊपर, क्योंकि अब ये नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया जी, मुझे तो भाई मेरे अगले आके घर आके मुझे उठा के सीएम एसीडी बनाएंगे। मैंने भी ये पढ़ा है ना, तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप ये पेपर में अगली दफा को आप भी लिख सकें। अच्छा जी, लेजिस्लेटिव अटॉर्नी में बात करें। लेजिस्लेटिव में हम पहली बात करेंगे कांग्रेस लिस्ट। जो कांग्रेस लिस्ट थी वो क्या कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था, अबॉलिश कर दी गई थी। अब अगर आपने मेरा पढ़ा हुआ है 56 के अंदर, उसमें हमने बात की थी कि 56 के अंदर सेंट्रल, प्रोविंशियल और कांग्रेस, फेडरल, प्रोविंशियल और कांग्रेस तीन और तीन लिस्ट थी। फिर क्या होगी, 2 लिस्टें होगी। अब फिर इसमें भी 2 लिस्टें थी, लेकिन अब 18 अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट रहेगी। ये आपको आई थिंक आपको याद होना चाहिए, मतलब कि जो ये सारी चीजें ना, ये आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए कि जी कौन सी चीज कैसे कब खत्म हुई। तो अब आपने अगर वो लेक्चर सुना होगा जिन लोगों ने, तो उनके लिए बड़ा आसान होगा कि जी कांग्रेस क्या कर दी गई थी, अबॉलिश कर दी गई। इस अभी कांग्रेस किसकी है जी, लेजिस्लेचर की है। यहाँ पे से नहीं कांग्रेस अबॉलिश कर दी गई थी, बंदा ये पूछे कांग्रेस किसकी है, घर की बनाई हुई आपने, नहीं, इसकी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की जो थी लिस्ट, उसकी थी कांग्रेस लिस्ट, उसको क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्या जी, अब जब ये होगी सिर्फ ओनली वन लिस्ट रिमेन्स, अब एक लिस्ट रहती है जिसका नाम क्या है जी, फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट या फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। भाई पूरा लेजिस्लेटिव आपको पूरा लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, इसमें जो जो पावर्स थी वो सेंटर के पास है, और जितनी रेगुलेटरी पावर बची हैं, जितनी बची पावर्स बची हैं, वो सारी किधर चली गई हैं जी, प्रोविंसेस के पास। अभी हम डिटेल में देखेंगे कौन सी पावर किसके पास गई है। तो इससे क्या हुआ, प्रोविंसेस के पास
बड़े क्या आ गए जी, अख्तियार आ गए, बड़ी पावर्स आ गई जी सारी। और कौन सी पावर्स, मतलब कि जैसे हम कर सकते हैं क्रिमिनल लॉ एक्ट, क्रिमिनल लॉ है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इस पे आजकल बड़ी क्रिटिसिज्म चल रही है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे क्रिटिसिज्म इस पे। आज ही उसके बाद क्या है जी, मैरिज है, मैरिज लॉज, लेबर लॉज, ठीक है जी, इस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है मैनी मोर, ये सारे किसके पास चले गए जी, प्रोविंसेस के पास चले गए। और इसमें ये बात हुई कि लेट्स सपोज अगर आप ये कर रहे हो प्रोविंशियल असम्बली में कि जी आपने एक अमेंडमेंट की है, अब उस अमेंडमेंट मतलब एक अमेंडमेंट आप करना चाह रहे हो, अभी उससे हट के टॉपिक बात हो रही है, आप एक अमेंडमेंट कर रहे हो और उस अमेंडमेंट में किसी एक प्रोविंस की जो आउटर बाउंड्री है, मतलब हर किसी की एक एरिया है ना, 347205153 की आपने, अगर आपको याद हो तो हर किसी की बाउंड्री है, अगर उस बाउंड्री में एडिंग करना चाह रहे हैं आप, तो जाहिर बात है किसी की एडिंग हो रही है तो किसी की रिमूविंग हो रही होगी, तो जिसके अंदर ये बातें चीज हो रही हैं उस प्रोविंस असेंबली की क्या चाहिए आपको, अप्रूवल चाहिए, मतलब प्रोविंस को इतने इख्तियार दिए गए थे कि अगर आप बाउंड्री के मामले में अमेंडमेंट कर लगे हैं तो इनकी अप्रूवल चाहिए, इनकी अप्रूवल मिलेगी तभी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, उसके अलावा आप नहीं अमेंडमेंट कर सकते। ठीक है, ये एक अलग बात थी जो लाजमी है आपको पेपर में लिखनी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी आ, इसके ऊपर, लिस्टों के ऊपर, ठीक है। ये आर्टिकल 70 है, 74 कहते हैं इसे, जिसे हम कहते हैं जी लेजिस्लेटिव लिस्ट। अच्छा जी, लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर क्या है जी, सबसे पहले फेडरल है, अब लेजिस्लेटिव से रिलेट किया, दूसरी क्या है जी, अब लिस्ट नहीं है, अब क्या रह गई, रेजिड्यूरी पावर रह गई हमारी, अभी कोई लिस्ट नहीं है। फेडरल के अंदर एक आता है पार्ट वन, एक आता है पार्ट टू। पार्ट वन में क्या है जी, फेडरल जुरिस्डिक्शन, फेडरल की जुरिस्डिक्शन में चीज आ रही है। अब ये जो है जो रेगुलेटेड बाय सीसीआई है, ठीक है, और जितने भी रेजिड्यूरी पावर्स हैं जो कि क्या हो गई थी, डिवॉल्व हो गई थी टू प्रोविंसेस। अब ये तीन किस्म के हमारे पास चीजें, अब आप ये, आपने पूरा पेज तो बनाओगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं आगे चल रहा हूँ कि जी अब हम लेजिस्लेटिव स्टेट्स में अब क्या रह गया जी, फेडरल है और रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर इसे हट के है, ये सारी पावर प्रोविंसेस के पास चलेगी। फेडरल में आगे दो चीजें आती हैं, एक फेडरल जुरिस्डिक्शन है और एक सीसीआई लिख रहा हूँ, सॉरी सीसीआई है, सीआई नहीं है, वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक एडवाइजरी है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन ट्रस्ट जो उसको रेगुलेट करेगी, और रेजिडरी पावर। अब हम देखते हैं जी इनमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हम एफएल की बात करते हैं, फेडरल जुरिस्डिक्शन या फेडरल लिस्ट की, फेडरल जुरिस्डिक्शन में आ रहा है डिफेंस आता है जी, सारे नहीं, आप ऐसे करें ना, कुछ कुछ लिखने हैं, फॉरेन अफेयर्स आता है जी, फॉरेन अफेयर्स की अब आपने पूरा लिखना है, सिटीजनशिप आती है जी, उसके बाद पोस्ट या जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं जी, करेंसी, उसके बाद फॉरेक्स, स्टेट बैंक, और आपका और क्या कहते हैं जी, एफपीएससी कर लो, सीएसएस वाला जो होता है, एफपीएससी किसके अंदर आती है। उसके बाद आप आते हैं जी सीसीआई में, सीसीआई कैसे करता है जी, रेलवे, रेलवेज को कौन करता है जी, सीसीआई करती है जी, इसको रेगुलेट करती है। नेचुरल गैस होगी या मिनरल ऑयल कहीं से मिल जाए तो उसको ये कौन करेगी, सीसीआई करेगी। इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है जी, इसको कौन सीसीआई रेगुलेट करेगी, पुलिस होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी रेगुलेटरी पावर्स में, जितनी आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं सारी इसमें डाल दें, एजुकेशन डाल दें, उसके बाद जी हेल्थ डाल दें, उसके बाद जी मैंने अभी पहले बताया था क्रिमिनल लॉ है, मैरिज है, लेबर लॉज हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, उसमें आप सारे ये क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, जितने आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। उसके बाद बलोचिस्तान का मैंने आपको बता दिया, बलोचिस्तान की जो स्पेलिंग चेंज की थी सारा कुछ, ये थी आपकी लेजिस्लेटिव अटॉर्नी। अब हम आते हैं जी अपनी प्रोविंशियल अटॉर्नी।
सॉरी प्रोविंशियल ईयर में कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर। कहीं से कोई चीज ना समझ आए आप दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं, फिर भी ना समझ आए मुझे कॉल कर सकते हैं, फिर भी ना समझ आए तो मैं आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड कर दूंगा जैसे मैंने पढ़ा है, फिर भी ना समझ आए तो देख लीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता उसको। अच्छा जी, अब आते हैं जी फाइनेंशियल लॉ। अब एक आता है जी सेल टैक्स, सेल्स टैक्स, एक आता है जी सर्विस टैक्स। ठीक है जी, एक आता है सेल टैक्स, एक आता है सर्विस टैक्स। ठीक है जी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, ये सर्विस टैक्स नहीं, ये भी सेल टैक्स है। अब वो कैसे है जी, एक सेल टैक्स किस पे है जी हमारा, गुड्स पे है जी, एक सेल टैक्स हमारा किस पे है जी, सर्विस पे। आप इसको सर्विस टैक्स भी कहना, मुझे कोई इशू नहीं है। कई जगह मैंने पढ़ा हुआ है को ऐसे होता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर वर्डिंग देखनी तो ये है, कहीं अक्सर यहाँ पे एमबीए के होंगे, यूनिवर्सिटीज को डिटेल में पढ़ा था, वो कहेंगे आप गलत लिख रहे हो। ठीक है, तो ये एक सेल टैक्स ऑन गुड्स है, ये सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है। ठीक है जी, अब जो गुड्स के पास है ना, जो सेल टैक्स ऑन गुड्स है, ये किसके पास है जी, फेडरल के पास है। और सर्विस टैक्स जो सर्विसेज पे है, ये किसके पास है जी, प्रोविंसेस के पास है। ठीक है, जब से ये चीज आई है आपने अक्सर देखा होगा जी, उसके बाद जब ये प्रोविंसेस के पास आई तो पंजाब रेवेन्यू बोर्ड बना, पंजाब वालों ने बनाया जी रेवेन्यू अथॉरिटी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जिसको पीआरए कहते हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड बन गया जी। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज सबके पहले अलग थी, फिर उन्होंने इकट्ठी कर ली, कोई बड़े इश्यूज थे उसमें भी। ठीक है, उसके बाद ये चीजें आई हैं। ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया सेल टैक्स, जो मैंने आपको बता दिया कि सेल टैक्स किसके पास था, प्रोविंसेस के पास चला गया, और सेल टैक्स ऑन गुड्स है वो फेडरल के पास चला गया। अब हम बात करते हैं जी आपका, मतलब कि मेरा तो ये बड़ा फेवरेट है जिसे हम कहते हैं जी एनएफसी अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। ठीक है जी, इसको हम देखते हैं ये क्या है। एनएफसी बेसिकली क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज, स्पेलिंग मिस्टेक्स और यार जल्दी जल्दी में हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज है, ये जो इसका जो मैकेनिज्म है ना, इसको हम कहते हैं जी ये एनएफसी अवार्ड, और ये आर्टिकल 169 है। क्लियर, एनएफसी अवार्ड को क्या कहते हैं जी, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जो टैक्स से हम देते हैं जी, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रोविंसेस की तरफ, एक तो प्रोविंस जाता है, वो भी हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखेंगे। एक तो प्रोविंसेस के पास जाता है, एक सीधा प्रोविंस के पास जाता है, और एक अमॉन्ग प्रोविंस चलता है, प्रोविंस से प्रोविंस, एक सेंटर से प्रोविंस। ये आर्टिकल 169 है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं जी, एनएफसी अवार्ड। पहला क्या किया जी, पहले 18 अमेंडमेंट से ये कितना शेयर था जी, 47.5%। अब ये बढ़ के हो गया है 57.5%, प्रोविंस का, हर प्रोविंस का शेयर। अब ये हम देखेंगे ये किस हिसाब से मिलता है। अब इससे एक और बात लिखी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी आपको, मतलब मैं तो हंस पड़ा था देख के, कि इससे इंक्रीज तो हो सकता है, इससे डिक्रीज नहीं हो सकता। ये याद रखना है, इससे आप रेवेन्यू शेयर इकट्ठा ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब हम देखते हैं जी ये है कैसे। एक इसमें है जी वर्टिकल, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आई थिंक आप शायद बोर हो रहे होंगे, बट क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे भी फील हुआ था कि बोरियत, लेकिन अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज अ टेबल की सूरत में, तो आपको बड़ा मजा आएगा इस चीज में। ठीक है जी, एक होता है जी प्रोविंसेस, एक होता है हॉरिजॉन्टली, एक होता है वर्टिकली। वर्टिकल क्या होता है जी, सेंटर से प्रोविंसेस पे जाता है जी। एक है जी हॉरिजॉन्टल, क्या है जी, अमॉन्ग प्रोविंसेस चलता है। सेंटर प्रोविंस मैंने आपको बता दिया जी, 57.5% किसके पास जाएगा, प्रोविंस के पास, और 42.5% किसके पास जाएगा, सेंट्रल के पास। ये हो गया सेंट्रल टू प्रोविंस। क्लियर, और ये किस पे है जी, सिर्फ जो उस पे वो टैक्स, हम जो टैक्स दे रहे हैं ना, अभी जो मैंने आपको बताया था ये चीज,
ये सेल टैक्स गुड्स फेडरल है। अब इससे बाकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी वो होता है सारा कुछ मिला मिलू के इन सारों के शेयर में से प्रोविंस के पास जाता है। ठीक है, और जो प्रोविंस का ना सर्विस वो तो सीधा इनके पास है, वो खाते ही कुछ नहीं है ना। मतलब कि थोड़ा सा इसमें अब इस पे आप पीटी कर सकते हैं, बड़ी अच्छी सी पीटी कर सकते हैं कि जी हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ चुका है, जब से ये चीज़ आई है हमारे इतने कर्जे बढ़ गए हैं, हुकूमत कर्जे ले लेके थक गई है क्योंकि हमारे पास तो शेयर नहीं आता, सारा कर्जा में निकल जाता है और मैक्सिमम रेवेन्यू प्रोविंस के पास चला जाता है, प्रोविंस उसे बेकार जाती है। जैसे अकॉर्डिंग टू पीटीआई मैं उसका स्टार्ट कर रहा हूँ कि वो ऐसे कर लेते हैं, जैसे करप्शन बहुत बढ़ गई है तो वो आप इस पे एक अच्छी क्रिटिक डाल सकते हैं जो हम एंटी डालेंगे। ये हो गया हमारा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है जी कि जी अमाउंट प्रोविंस कैसे चलते हैं। ठीक है जी, अब हम ये थोड़ा सा इंडिकेटर देख लेते हैं, इंडिकेटर और परसेंटेज, ये हम चला के देखते हैं। चलो अब हम हॉरिजॉन्टल कैसे दे रहे हैं जी, हम पहले इंडिकेटर देखते हैं कौन कौन सी बात, और परसेंटेज, और फिर हम प्रोविंस के फिर हम देखेंगे प्रोविंसेस के हिसाब से और परसेंट का परसेंटेज शेयर। अच्छा जी, पहले किस बेस पे चलता है जी, पहले हम देखते हैं जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से 82% मिलता है, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना। अब लेट्स सपोज वो जो 57.5% है ना, इसका 82% पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोविंसेस के पास जाएगा। ठीक है, इसके 82 मतलब कि इस 82 को हमने क्या, इस 57 को हमने क्या सपोज किया जी 100। ठीक है, इसका जब 82 से लगाएंगे व्हाट इज 82%, ये मैथ में आता है व्हाट इज 82% ऑफ 57, 82 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 57.5, आपका जो आंसर आएगा उतना शेयर उस प्रोविंस के पास जाएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से पहले पॉपुलेशन की परसेंटेज निकालेंगे, जितनी पॉपुलेशन है ठीक है जी उसके हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं जी पॉवर्टी, दूसरा इंडिकेटर है। पॉवर्टी के हिसाब से 10.3% मिलता है। ठीक है जी, पॉवर्टी के हिसाब से 10.3% मिलता है। तीसरा जी रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जो कहते हैं सिंस सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से 5%। और जो इनवर्स पॉपुलेशन है, ये इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके हिसाब से मिलता है 2.70%। ये पूरा क्या बन गया जी आपका 100%। इस हिसाब से शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोविंसेस में। लेट्स सपोज सिंध की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, गॉट इट। सिंध की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कर ले, पहले तो पंजाब की है लेकिन एक बात, एक इंडिकेटर कर लें, सिंध की पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब कि एज कम्पेयर टू मोर देन वन प्रोविंस, रेवेन्यू थोड़ा सिंध देते हैं तो उस हिसाब से इन सब का इंडिकेटर हम निकालेंगे। तो इसके पॉपुलेशन का जो है उसके हिसाब से इसमें से उसका 82% निकालेंगे और फिर उसका 5% निकालेंगे और फिर सारा निकाल के सिंध को रेवेन्यू जाएगा। एक तो अपना भी है जो कर रहे हैं, उसके बाद क्या बाकी यहाँ से भी यहाँ भी जा रहा है और वो सारा लग आ रहा है, मुझे भी आज तक समझ नहीं आई। उसके बाद चलते थे हम प्रोविंस, अब किस प्रोविंस को कितना मिल रहा है वो देख लेते हैं। पंजाब, पंजाब ले रहा है 57.74%। दूसरा है जी सिंध, सिंध ले रहा है 25.5%। उसके बाद क्या है जी केपीके है, सॉरी जगह नहीं मेरे पास, केपीके के बाद 14.92% है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बलूच के पास कितना है जी 09.09%। और ये एक लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान का शेयर इससे कभी भी कम नहीं हो सकता, इससे बढ़ेगा कम नहीं हो सकता इससे शेयर, ये इतना तो दे नहीं दे रहा आपका बलूचिस्तान। क्लियर, तो इस हिसाब से इन सबको उनका शेयर मिल रहा है। ये शायद आपको इजीली ना मिले, ये बड़ी मैंने बड़ा क्रैक करके लिखा है, मैं इस पर अपना वो बड़ी मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिंगर टिप्स से ये भी आप ना भी याद करें लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए किसका कितना शेयर हो रहा है, कितना काम हो रहा है, कौन ज़्यादा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से एटॉमिक खत्म, ये मैंने लास्ट जगह आपको बताया था, अब इसमें मैंने कई चीज़ें ऐड भी की। उसके बाद अब हम तीसरे पॉइंट में जाते हैं जो है जुडिशियल एंड लीगल इश्यूज पे। ठीक है जी, बड़े लोग कहते थे कि आप स्लाइड्स बनाते स्लाइड, तो स्लाइड से अच्छा तरीका मैंने ये निकाल लिया, आप भी खुश मैं भी खुश, मेरा भी हाल चल रहा है आपको भी हाल चल रहा है, पेपर में लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी।
अब जी सबसे पहले हम बात करते हैं जी आर्टिकल, द वेरी फेमस आर्टिकल, जिसका नाम है आर्टिकल 6, जिसको कहते हैं जी हम हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किसको दिया मिला था जी? मुशर्रफ को, कि जी इतनी दफा फांसी देंगे, इतनी दफा फांसी देंगे, ये सारा बोल रहे। ये ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये क्यों ऐड किया गया था? कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अबॉलिशमेंट है ना, उसको खत्म करने के लिए, सॉरी अबॉलिशमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, खत्म नहीं, वो अबॉलिश हो जाएगा। कि अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। किससे करना है जी? अबॉलिशमेंट से, जो पहले होता है। तभी तो हमारा तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया 73, तभी तो अभी ये चल रहा है। उसके अबॉलिशमेंट के लिए उन्होंने आर्टिकल 6 लाया कि जो भी इस तरह की कोशिश भी करेगा ना, उसे गद्दार माना जाएगा, उसको फिर 125 मजाक करो, 3 से 4 दफा जो भी बात हुई थी, इतनी दफा उसको फांसी दी जाएगी। एक तो ये बात थी, जो कि हमारा बड़ा फेमस है, 200 केस है, हमारा तमीजुद्दीन केस है, उसके जफर अली शाह साहब केस है, नुसरत भुट्टो का केस है, तमीजुद्दीन वाला केस नहीं, सॉरी 200 केस है, जफर अली शाह है। उन सारे केस में क्या हुआ था कि वो इस पर बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने प्रोटेक्ट करना है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश हो रहा है। तो उसको सारा पर मतलब नजर रखते हुए आर्टिकल 6 आया। ठीक है जी। उसके बाद क्या जी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉर्म की गई। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कमेटी एंड पार्लियामेंट्री कमेटी। ये इसको मतलब इसकी पार्लियामेंट्री कमीशन, सॉरी कमेटी नहीं है, पार्लियामेंट्री कमीशन है, सॉरी। सुप्रीम जुडिशल कमेटी और पार्लियामेंट्री कमीशन, ये वो एड आए। गॉट इट। अब जुडिशल कमीशन में कौन कौन बंदा है? सबसे पहले नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। गॉट इट। पहले नंबर पे जुडिशियल कमीशन में कौन है जी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फिर है जी फोर मोस्ट सीनियर जजेस। ठीक है जी, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। फिर क्या है जी? एक सुप्रीम कोर्ट का क्या है जी? फॉर्मर जज होगा, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको कौन नॉमिनेट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो इसको नॉमिनेट करेगा कि एक ये बंदा। चौथा क्या होगा जी? फेडरल मिनिस्टर जो है, फेडरल मिनिस्टर कौन सा? फॉर लॉ एंड जस्टिस। एक तो वो होगा जी। ये चार बंदे किस में आते हैं जी? जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज ले लिया मानो। ठीक है। क्या है जी? एक जज कम पड़ गया जी, जज का तबादला हो गया, जज रिटायर हो गया, जज फोर्थ हो गया, वगैरह वगैरह। तो अब हमने एक जज ऐड करना है। तो उसके लिए ये चार किस्म के बंदे होंगे। एक, ये चार, चार पाँच, छः सात, तो ये सात बंदे हैं जी, जो मिलके बाहमी रजामंदी से अगला जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो करेगा। चीफ जस्टिस का आपको पता हो कि चीफ जस्टिस जो भी मोस्ट सीनियर मोस्ट जज होता है, एक उठ के जाएगा तो जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है। सीनियर मोस्ट जज क्या बैठता है जी? उसकी कुर्सी पे बैठ जाता है। फिर जैसे ही वो होता है तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है वो उसकी कुर्सी पे आ जाता है। वो ये सीन है, इसके लिए कोई वो कंसेंसस नहीं होता इसके लिए। ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर ये अगर हम इसमें अटॉर्नी जनरल भी लगा दें, अटॉर्नी जनरल, ठीक है जी, और एक सीनियर एडवोकेट ऑफ बार काउंसिल। ठीक है जी। अगर हम इसमें अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट जो बार काउंसिल का है वो भी कर रहे हैं, तो ये 6 किस्म के बंदे हाई कोर्ट का जज को क्या करते हैं जी? नॉमिनेट करते हैं। ठीक है जी। सुप्रीम जज कोर्ट का अगर जज लगाना तो ये 4 किस्म के बंदे, और अगर आपने हाई कोर्ट के जज को लगाना है तो ये 6 किस्म के बंदे हाई कोर्ट का जज नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। और ये हमारा फेमस आर्टिकल है, आर्टिकल 175A। ये आपने हमेशा याद रखना। अच्छा जी, अब क्या है जी? सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने क्या कर दिया जी? एक जज नॉमिनेट कर दिया, या मुख्तलिफ नाम दे दिए, या एक जज बना दिया जी कि जी ये हमने रखना है। अब वो ये नहीं होगा जी मैं बैठा हूँ जुडिशियल कमीशन में,
मैंने क्या चल यार इसको जज बनाते हैं, सारे दोस्तों ने कहा इसको जज बनाते हैं, वो जज नहीं बन जाएगा, फिर वो मतलब कि वो ऐसे नहीं होगा कि वो जज बैठ गया कुर्सी पे बैठ गया चुंगा पा के आ जाए। नहीं, हम क्या करेंगे जी, उसके जो हमने मतलब अब एक नाम तो नहीं होगा ना, एक दो तीन नाम होंगे, फिर वो नेम हम देंगे पार्लियामेंट्री कमेटी को। लेट्स सपोज एक मेरा नाम आ गया, एक आपका नाम आ गया, किसका नाम आ गया, तीन बंदे, इनको हम कहते हैं इन तीनों में से जज बनना चाहिए। तो अब ये तीन नाम चले जाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी को जी। अब पार्लियामेंट्री कमेटी जो मैंने आपको बताया था कितने होते हैं जी, 8 मेंबर हैं जी पार्लियामेंट्री कमेटी में। ठीक है जी। एक सेनेट के 4 मेंबर्स हैं, एक नेशनल असेंबली के 4 मेंबर हैं। इसमें से दो किसके हैं जी, गवर्नमेंट के हैं जी, दो ऑपोजिशन। सिमिलरली दो गवर्नमेंट के हैं और दो ऑपोजिशन, 50-50% दोनों के होते हैं। फिर ये क्या करेंगे जी, इसको रखेंगे जी, ये अब नाम सोच नामों में सोच विचार करेंगे जी, और फिर उसमें से एक बंदा क्या लग जाएगा, जज लग जाएगा। और पार्लियामेंट्री कमेटी का जो भी है, सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो हेड होता है, सुप्रीम जुडिशल कमेटी का हेड वो कौन होता है जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल कमेटी। ये आपका जुडिशरी भी कंप्लीट हो। कोई चीज ना समझ आई होगी, थोड़ा सा तेज लेके चलो क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो थोड़ा सा मैं तेज लेके चलो ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक। अब लास्ट हमारे पास क्या है जी, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद हम अपने क्रिटिकल एनालिसिस पे आएंगे डायरेक्टली। अच्छा जी, अब फंडामेंटल राइट्स पूरा लिखने चले, नए बच्चे भी होते हैं। फंडामेंटल राइट में 25 लगा। इसमें क्या था कि जी राइट टू इक्वालिटी, ये आपको याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल 25A आया कि जी फ्री एजुकेशन दें किसको, चिल्ड्रन को, 5 से 16 साल के बच्चों को। कहीं आप लोग ये ना कह जी हमें CSS भी फ्री करना है, हमने सारा कुछ फ्री करना है पूरे पाकिस्तान में, ऐसे नहीं। 5 से 16 साल के बच्चों के लिए क्या होगी, ये एजुकेशन फ्री रखी गई है, कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में। आर्टिकल 19 दिया गया जी, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, कि आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन, आपका राइट है कि आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मिले। जो इमरान खान साहब ने आके वाकई दिखाया कि जी कि कौन कितना टैक्स दे रहा है, कौन कितना कमा रहा है। अब हर किसी की सैलरी का आपको पता चला, तो हमें कुछ पता नहीं होता था। ये काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। ये तो आप शायद आप भी इस पे यहाँ भी भरें कि हर बंदे को आप राइट इन्फॉर्मेशन वो उसको दे दे रहे हैं, स्वाय पर्सनल रिस्ट्रिक्शंस के, स्वाय मतलब के पर्सनली, सॉरी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब वो कहे भाई राइट इन्फॉर्मेशन, अब मुझे न्यूक्लियर कोड बताओ, मैंने अपनी डायरी में लिखना है, वो तो कभी नहीं बताएंगे। मैं यार प्राइम मिनिस्टर के कमरे में, मतलब मैंने जाना है उसके ऑफिस में, जाना है उसके ऑफिस में, मेरा दिल कर रहा है बैठने को, कुर्सी का साइज कितना चेक कर, ये तो नहीं होगा ना। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई, उस हिसाब से आपको आपकी आपको वो दी जाएगी। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी पूरी 18 अमेंडमेंट। अब हम आते हैं जी इस पे एक अच्छा सा क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। खैर ये सारों का अपना अपना होगा, मैं आपको अपना बता रहा हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है मैंने बता दिया यही बरहक है, यही सच है, पत्थर पे लकीर, चलो मैं ये पत्थर पे लकीर हो गया, ये साइन भी हो गया, ये नहीं करना। मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा जी, पहले तो है कि इस पर क्रिटिसिज्म तो बहुत हो रहा है, लेकिन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, जो मतलब कि जी प्रोविंसेस के पास क्या थी, कैपेसिटी बहुत लैक थी। जैसे हमने शुरू में बात की, कोई कैपेसिटी नहीं थी, कोई पावर्स नहीं थी। अब क्या हो गई जी, इनके पास बहुत पावर, अभी हम इनके फेवर में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब बहुत पावर्स आ गई है जी। ठीक है जी, मतलब कि जी हेल्थ इंप्रूव हो गई है, एजुकेशन इंप्रूव हो गई है। उसके बाद जी और क्या क्या है जी, उसके बाद केपी के अंदर जो ये आपको मैंने बताया एथ्रो लिंग्विस्टिक जो इश्यूज है वो खत्म हो गए हैं। पुलिस आपके मतलब पुलिस कह रहा हूँ, जितने भी वो हमने रेजिडेंट पावर्स में बात की थी, क्रिमिनल लॉ, वो बड़ी पावर्स आ गई हैं, तो अब वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। अब हम करते हैं जी अगेंस्ट, जो कि हम सबका हमेशा से फेवरेट है हमारे मीडिया की वजह से। सबसे पहले सेल टैक्स की बात करते हैं, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज।
क्या है जी, सारा इतना वो ज़्यादा इकट्ठा करते हैं जी, सारा उनके पास चला जाता है। बाकी जो बचता है जी वो जाता है जी, उसमें से 42.7% किसके पास जाएगा जी, गवर्नमेंट के पास। वो बेचारे से काम कर नहीं सकते, तो इसमें रिफॉर्म्स आने की जरूरत है, इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए हमें, इसके बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं। ठीक है जी, एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरी बात क्या है जी, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कहाँ चली गई है, प्रोविंसेस के पास। डेली मतलब कि ब्लेम गेम चलती है जी, डेली ब्लेम गेम चल रही है जी। वो कहते हैं जी, वो ये नहीं करते, वो हमें फंड देते, वो कहते हमने फंड दिए काम नहीं करते, हमें इतने फंड दिए, वो कहते हमें कुछ नहीं दिया, वो कचरा कचरा जो हम बचपन में कमाने से एक बार देखते थे। तो ये सारा इस पे क्रिटिकल से आप बड़ा अच्छा सा कर सकते हैं। तो हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, इसलिए लंबा नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी कुछ सजेशंस पे। ये मैंने काफ़ी लोगों को, ये मैंने अब नए बनाए सजेशंस, पहले मैंने नहीं बता चुका था। न्यू प्रोविंसेस बनाए, जो और एथ्रो लिंग्विस्टिक इशू है वो खत्म हो, ज़्यादातर प्रोविंस बने ताकि लागत से ज़्यादा। अब सिंध है, सिंध को अगर कराची को अलग सूबा बना दें, बाकी सिंध अलग कर दें, वो एक नई गवर्नमेंट उधर आ जाएगी। ठीक है जी, और वो अपने मसले हल करेगी, काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। ठीक है जी, कराची इंटीरियर सिंध को हम अलग मसला, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या जी, बाइक कैमरल होने चाहिए। अब आप कहेंगे हमारे तो बाइक कैमरल है, तो भाईजान बाइक कैमरल किस में है जी, प्रोविंसेस के अंदर। अभी वो एक ही काम करते हैं जी, सारी जिसकी अपनी मेजोरिटी वही काम कर रहा है, बेचारे ऑपोजिशन जैसे अभी पीटीआई रोती रहती है, वो काम नहीं करते। तो प्रोविंसेस में बाइक कैमरा होना चाहिए ताकि दोनों साइड से काम चले और इजीली काम हो सके। ठीक है जी, और प्रोविंसेस का क्या होना चाहिए, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जो उन्होंने कह दिया वो करना है, नहीं, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। या कॉन्स्टिट्यूशन में से उनके एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है उनका एक रूल बुक होनी चाहिए, जो हर प्रोविंसेस ने क्या करना है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आज के ये मेरे साइन होगी जी। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बड़े सुकून से और बड़े मजे से और बड़े स्लो वे में पढ़ाया मैंने आपको। अब आपका क्या काम है कि आपने इस वीडियो को क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, सुनना है, सॉरी, अच्छे तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। और दूसरा मैंने वो बात की है जी क्रैश कोर्स की। अगर आपने क्रैश कोर्स पढ़ना है मेरे से, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में और डिटेल में पढ़ाई, क्योंकि अभी मेरे इतना टाइम नहीं होता और मैं डेली वीडियोस नहीं बना सकता, तो कई लोगों को टाइम ज़ाया होता है। तो क्रैश कोर्स जिसमें मैंने 14 डेज में आपकी पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 और पेपर 2 आपका एंड करवा देना है, और जीएससी भी मैंने आपकी एंड करवा देना। ठीक है, 14 टू 2 वीक्स में, 14 टू 15 डेज में, और इवेल्यूशन भी आपकी होगी इसमें। ठीक है जी, मैंने 14 टू 15 डेज में आपकी पूरी पॉलिटिकल साइंस और जीएसए मैंने आपका कंप्लीट करवाना है, 3 सब्जेक्ट्स के होंगे। अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे भी अपना नंबर लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, आप वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर लें। कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे करें, क्योंकि नंबर पे आजकल इतना मैं इन नहीं हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि मैं आपको फ़ोन रिस्पॉन्ड कर सकूँ। और अगर आप ये मेरा लेना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तब भी आप इस पर बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया, अगर अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे मेजोरिटी लोग, क्योंकि मेरे पास मैं देखता रहता हूँ मेजोरिटी लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो ऐसी वीडियो देखते हैं। तो यार कुछ हमारे लिए भी फेवर कर दो। आप वैसे इतने बड़े बड़े हैं जी, कैरी मिनाटी लकी भाई तो सब्सक्राइब कर देते हैं, कभी हम भी सब्सक्राइब कर दें, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा लगा। कि आप नंबर भी नहीं बता सकते तो कमेंट्स में बता दें, और इसको शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।